हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता। आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के बारे में। सॉल्व पेपर आप देख पा रहे हैं। ये जो पेपर आपका 25 जनवरी 2023 सीटेट एग्जाम में पूछा गया। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है का 30 प्रश्न सीडीपी के सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न है, निम्न में से शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है? याद रखें, ये जो वीडियो है पेपर 2 वाले बच्चों के लिए है, जो कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के टीचर बनने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए होगा। तो प्रश्न पढ़ रहे हैं आप लोग, निम्न में से शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है ए शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, सेकेंड है शारीरिक प्रणाली का कार्य, थर्ड प्रतिबोधक व गतिक कौशल, चौथा आपका संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, बच्चों के विकास का क्रम, बच्चों के विकास का सही क्रम क्या है आपको बताने हैं। पहला है, जन्म से समय निश्चित हो जाता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसका विकास का जो समय है निश्चित कर लिया जाता है कि बच्चे का विकास किस उम्र तक कितना होगा। आपका सेकंड ऑप्शन है, पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड है, एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है, बिल्कुल भी नहीं रहती है। चौथा है आपका, पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह व्यवस्थित है, बिल्कुल। ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3, समाजीकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है? समाजीकरण समाजीकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है? आपके ऑप्शन है स्कूल, पुस्तकालय है, सेकेंड स्कूल है, परिवार है और सरकार है। देखिएगा, यहाँ पे बात करिए समाजीकरण का। समाजीकरण का मतलब होता है समाज के बारे में। तो पुस्तकालय में आपका समाज के बारे में चर्चा नहीं की जाती है। पुस्तकालय में केवल आपके पुस्तक पढ़ाए जाते हैं और स्कूल में आपको किताबें नॉलेज दी जाती है, यानी पढ़ाई की जाती है। यहाँ पे आपको समाज के बारे में पढ़ाई नहीं की जाती है। समाज के बारे में असली जो हम लोग का ज्ञान प्राप्त होता है वो का परिवार से प्राप्त होता है हम लोग का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 4, किस चरण में बच्चे निम्नात्मक तर्क पर कर पाते हैं वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? यानी कि बात कर रहे हैं किस चरण में, किस स्टेज में जो बच्चे जो है निम्नात्मक यानी कि निजी तर्क कर पाते हैं, कोई भी शब्दों का चयन कर पाते हैं, उस पर मंथन कर पाते हैं, सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं, यानी कि सामाजिक सोशल कल्चरल यानी कि सामाजिक जो मुद्दे होते हैं उस पर वो सोच समझ करके टिप्पणियाँ कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए संवेदी चालक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है निगमनात्मक बोलिए या फिर सामाजिक मुद्दों पे वो अपना विचार विमर्श रख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम लोग का प्रश्न संख्या 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना क्या है? आपके ऑप्शन है ए उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा, गलत, देखा था। यहाँ पे एक प्रमुख आलोचना है। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है। आलोचना उन्होंने क्या किए थे? उन्होंने बच्चों को सक्रिय क्रियाताओं के रूप में नहीं देखा था, ये तो बिल्कुल गलत होगा। उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्ण प्रस्तावित की थी, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन है उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। ये आपका परफेक्ट आंसर है। जिन पे जो है समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा था। ठीक है, उन्होंने इनाम और समाज के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी, गलत। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए प्रश्न संख्या 6, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? यहाँ पे देखिएगा नहीं निभाता है। पियाजे के अनुसार में से कौन संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? आपके ऑप्शन है ए गतिविधि, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा भाषा, चौथा है जैविक परिपक्वता। इनमें कौन जो है संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? देखिएगा गतिविधि तो निभाता ही है, अन्वेषण भी निभाता है, भाषा जो है हम लोग का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ठीक है, इसलिए आपका परफेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, तीसरा भाषा। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 7, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंधन अभिनय में व्यक्त मानते हैं कि पहला है किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करती है, दूसरा है नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, थर्ड है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है, चौथा आपका नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों में के संदर्भ में किए जाना चाहिए। ये आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8, प्रश्न है यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया था? ठीक है, पहला हावर्ड गार्डनर, सेकेंड लॉरेंस कोहलबर्ग, थर्ड जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की। इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चों को सीखने में उसके सीखने के लिए उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना बहुत जरूरी है, लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 9, विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है? पहला है अनुकूलन, दूसरा है विलंबित अनुसरण, तीसरा है रटकर समझ। देखिएगा जहाँ आपको रट्टा मारने की बात करेगा ये आपका पहले भी काट दीजिएगा, ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, पाठ, जी हाँ करेक्ट आंसर होगा आपका पाठ। ठीक है, बच्चों को इशारे दे करके पढ़ाना, ठीक है, या फिर किसी प्रक्रिया का मॉडल तैयार करके पढ़ाना, ठीक है, उसको हम लोग पाठ कहते हैं। क्लियर है? एक ऑप्शन क्या होगा हम लोग का 4 हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए, बिल्कुल। सेकेंड है शिक्षक अब सभी सीखने सिखाने का केंद्रक है, शिक्षक जो है सभी सीखने सिखाने का केंद्र है, गलत। थर्ड है आपका पाठ्य पुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, बिल्कुल नहीं। चौथा है सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं, बिल्कुल नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ए, बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे कि वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य को कर पाए, इसलिए आपका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11, यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है आपके रिक्त स्थान वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, जैसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। यानी कि तर्क गणितीय बुद्धि के वाले जो व्यक्ति होते हैं वो स्वर, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं। दूसरा है शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि वाले, थर्ड है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले, चौथा है संगीतमय बुद्धि वाले। देखिएगा इसका राइट आंसर संगीतमय बुद्धि होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। संगीतमय बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो विशिष्ट स्वरों, स्वर, लय, ताल, सुर ताल जो होता है हम लोग को ये संगीत से रिलेटेड क्या है टॉपिक है। हम लोग बोलते हैं संगीतमय बुद्धि वाले बच्चे जो होते हैं हम लोग को स्वर, लय और ताल के बीच अंतर को अच्छे से समझ पाते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है,
संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा है वो संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13। ये जो प्रश्न आपका कथन और कारक वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कथन है, ए माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता को चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। कारण, मीडिया एक महत्वपूर्ण समाजीकरण एजेंसी है। ठीक है, कथन समझ में आया आप लोगों को, कारण भी समझ लिए। इस प्रश्न का ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की, जो कि आपका गलत होगा। ठीक है, आर जो है सही व्याख्या ए की नहीं करता है। चलिए सेकंड है, ए और आर दोनों सही है बिल्कुल, परंतु आर जो है सही व्याख्या नहीं करता है ए की। आर सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए मीडिया जो है एक महत्वपूर्ण सामाजिक एजेंसी है, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा बहुत कुछ होते हैं जो समाज में अच्छे अच्छे काम करते हैं। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन है, ए आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। सेकंड है, आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए, ये आपका राइट है। आगे पढ़ते हैं। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मूल्यांकन में सहकर्मी और स्व मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए प्रश्न संख्या 15। आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है। आकलन जो है सीखने से कैसे जुड़ा है। आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल है, ये हमारा नहीं होगा। आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आकलन जो है सीखने के क्रम में होना चाहिए। थर्ड है, आकलन सीखने का विभिन्न अंग होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। आकलन जो है सीखने के अभिन्न अंग होना चाहिए। ठीक है, सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और भविष्यकारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के समूह को पहचान करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सभी के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा को बच्चों की अकादमिक योग्यताओं के आधार पर उनका पृथक्करण करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और भविष्यकारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। ठीक है, चलिए 17 प्रश्न क्या। शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, कैसे। उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर, बिल्कुल करेक्ट है आपका। उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर, बिल्कुल नहीं। रटने की बात आएगा तो बिल्कुल उसको काट देने हैं। ठीक है, प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, बिल्कुल नहीं। बच्चों से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर, बिल्कुल नहीं। तो रचनात्मक रूप से सोचने की जो प्रोत्साहित करना बच्चों को, उसे बोलेंगे कि समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों को सोचने के लिए उसे कह करके। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18। कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए। कक्षा में जो विविधता है उसको पोषित करने के लिए शिक्षक को किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पृथक्करण पर, बिल्कुल नहीं। नामीकरण, ये भी नहीं होगा। नकारात्मक भेदभाव, बिल्कुल नहीं। क्षमता पर, बच्चों को यहाँ पे क्षमता पर ध्यान देना चाहिए टीचर को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19।
पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। यानी कि पहले से जो बच्चे कार्य सीखे हुए हैं उनमें सुधार लाने के लिए शिक्षक जो है बच्चों को प्रदर्शन देकर, यानी कि कुछ तरह का कार्यकलाप करा कर के सिखा रहा है। वह शिक्षण की खाली जगह विधि का प्रयोग कर रहा है। कौन सा विधि? अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण या अनुकरण। तो जो टीचर जो है उसे अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है। क्लियर है? चलिए फिर आ गया आपका कथन और कारकवाला। अभी कथन है, गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशलयुक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। ठीक है। तर्क कहता है, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। ठीक है। आपके ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। गलत। आर जो है सही व्याख्या ए की नहीं करता है। सही तो दोनों है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है सही व्याख्या नहीं करता ए की। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21, समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। सादृश्य सोच करके, अनुभव पर आधारित, साधन अंतर विश्लेषण या कार्यात्मक स्थिरता कारण। क्या समस्या समाधान की जो प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है वो होती है आपका कार्यात्मक स्थिरता के कारण। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 22, जो शिक्षक यह जानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, वे छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। तर्क कहता है आर, अभी प्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। ठीक है। देखिए आप ए भी सही है और आर भी सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है? ठीक है। सीखने और के सामाजिक रचनात्मक प्रक्षेपण पूछ रहा है। ठीक है। ऑप्शन है, अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्रोत है। बिल्कुल नहीं। बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक, करते तो हैं, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन और आगे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। थर्ड है, शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती हो। ये भी सही है। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। जो मूल्यांकन होता है, जो एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती है, वो पहले पढ़ाने हैं उसके बाद परीक्षाएं होनी चाहिए। शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। आपका परफेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 4 पर राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए फिर आपका अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न है। अभिकथन ए, अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्थित करें जैसे उन्होंने उसे ग्रहित किया है। तर्क कहता है, अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। ठीक है। ऑप्शन आपको बोला है ए और आर दोनों सही है। ठीक है। नहीं, ए भी गलत है और आर भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत होने चाहिए। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25, चारों की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है। चारों नाम की कोई लड़की है, इसे किसी भी विषय में पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। ठीक है। तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ही पढ़ती है। वो सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ती है। चारों क्या है? चारों आंतरिक रूप से भी प्रेरित है। चारों असफलता के स्वीकार विद्यार्थी है। चारों जो महारत उन्मुख विद्यार्थी है। चारों असफलता परिहार विद्यार्थी है। ठीक है। तो चारों जो यहाँ होगी असफलता परिहार, यानी कि वो असफल होना नहीं चाहती है, सिर्फ पास होने के लिए ही पढ़ती है। ठीक है। आंतरिक से विपरीत मतलब कि अंदर से मोटिवेट नहीं है, नहीं उसे सफलता स्वीकार है, फेल होना भी स्वीकार नहीं है उसे,
महारत भी हासिल नहीं करना है, बस उसके असफल परिहार विद्यार्थी, मतलब उसे असफल नहीं होना है, पास होने है केवल। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? अधिगम के लिए अर्थहीन अनुवाचन सही है, अपने किसी साथी को समझाना बिल्कुल नहीं, स्वयं से प्रश्न करना ये हद तक सही है, अवधारणा मानचित्र बनाना ये भी सही है। लेकिन पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी तर्क नीति नहीं है? ये तो सभी तो है ही। अर्थहीन अनुवाचन, बिना मतलब का कोई वर्ड को अनावश्यक सोचना बोलना बिना अर्थ का, जिसका कोई अर्थ ही न निकले, वो क्या हम लोग का नहीं है। बाकी सही क्या है, तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न संख्या 27, मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? आपकी ऑप्शन है ए सहयोगात्मक और सकारात्मक, बिल्कुल सही है। प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी, बिल्कुल नहीं। व्यक्तिवादी और प्रतिस्पर्धात्मक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बंधन या रटना, बंधन व रटना बिल्कुल नहीं। रटना जहाँ भी आएगा वो काट देना है। ठीक है। बंधन भी। भय और तनाव बिल्कुल नहीं। तो मध्य विद्यालय में कक्षा के लिए सहयोगात्मक और सकारात्मक जो वातावरण बनाना बहुत जरूरी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28, नई शिक्षा नीति NEP 2020 जैसे समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है? आपके ऑप्शन है ए शिक्षक केंद्रित, सेकेंड है अनुभवात्मक, थर्ड व्यवहारवादी और फोर्थ पाठ्य पुस्तक केंद्रित। देखिएगा जो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू उसमें समकालीन नीतियाँ जो है सीखने के लिए अनुभवात्मक शिक्षा शास्त्र को प्रभावित करती है, अनुभवनात्मक। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 29, बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? वैश्विक से स्थानीय, बिल्कुल नहीं। अमूर्त से ठोस, ये होना चाहिए बिल्कुल। अनुप्रयोग से संप्रताप समझ, बिल्कुल नहीं। अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक समझ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपरिचित से परिचित, ये हद तक सही है, लेकिन परफेक्ट होगा अमूर्त से ठोस, अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर होनी चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम खाली जगह से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, फिर और खाली जगह से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ठीक है। विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम जो होता है बहिष्करण प्रथाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। आपका यही आंसर मिल गया परफेक्ट। बाकी पढ़ लीजिए। बहिष्कार प्रथाओं से बिल्कुल, परीक्षा उन्मुख शिक्षा बिल्कुल नहीं, ये तो आपका हो जाएगा, ये सही नहीं है। समावेशी प्रथाओं बिल्कुल नहीं, परीक्षा उन्मुख शिक्षा बिल्कुल नहीं, आपका ये भी गलत है, ये भी सही होगा। ठीक है। इसलिए करेक्ट आपका ऑप्शन और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आज हमने बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के बारे में हमने 30 क्वेश्चन जो कि 2023 का 25 जनवरी 2023 में पूछे गए ये सारे प्रश्न थे, हमने सॉल्व किया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।